नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अंतिम दिन के लिए 2-3 टेस्ट आपको पर्यावरण के अवेलेबल करवाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। पूरे ही 30 प्रश्नों पर आधारित टेस्ट रहेंगे। तो पूरे 30 प्रश्न लेवल 1 के लिए सिर्फ, ठीक है। अंतिम दिन विशेष के लिए कुछ स्पेशल क्लासें 5-7 क्लासें आज टोटल डलने वाली है, तो उनको सभी को जरूर अटेंड करिएगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या पूछ रहा है। पर्वतारोही क्रैम्पोन नामक उपकरण कहाँ उपयोग करते हैं? हाथों के दस्तानों में, पैरों के जूते में, रस्सी को मजबूत करने में और आँखों के ऊपर। तो सभी ने पर्वतारोहियों का जो टॉपिक है वो तो पढ़ ही लिया होगा साथियों। इनके द्वारा एक उपकरण प्रयोग में लाया जाता है जिसका नाम है क्रैम्पोन। तो ये जो उपकरण है कहाँ पर यूज करते हैं साथियों? राइट आंसर है पैरों के जूते जब पहनते हैं तो उसमें नीचे ये उपकरण लगाया जाता है। क्या काम आता है ये उपकरण साथियों? जब पर्वतारोही पर्वतारोहण करते हैं, मतलब पर्वतों की चढ़ाई या फिर जैसे बर्फ वाली जगह आ गई तो फिसलने से बचने के लिए इस क्रैम्पोन नामक उपकरण को अपने जूतों के नीचे लगा देते हैं, जिससे क्या उसमें फिसलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब फिसलते नहीं है फिर। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कौन से यान से अंतरिक्ष में यात्रा की थी? सुयोज T11, कोलंबिया, वोस्तोक फर्स्ट और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर। आप साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर देख लेते हैं क्या है आपके विकल्प नंबर 1। सुयोज T11 उस अंतरिक्ष यान का नाम था जिसमें भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा थे इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। कोलंबिया में यहाँ पर कल्पना चावला के द्वारा यात्रा की गई थी और वोस्तोक फर्स्ट में यहाँ पर यूरी गागरिन के द्वारा यात्रा की गई थी। तो यहाँ फर्स्ट विकल्प आपके सही है मित्रों प्रश्न 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। लास्ट में जब पूरे 30 प्रश्न हो जाते हैं तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही है? पौधा घर गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा, कौन सा है? तो मित्रों प्रश्न संख्या 3 में जो राइट आंसर है वो रहेगा नाइट्रोजन। देखो पौधा घर गैस यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर दिया है। ऐसा पौधा घर गैस क्या, जिसको हम हरित गृह गैस कहते हैं ना, हरित गृह प्रभाव जिसको आप कहते हो, तो साथियों वही हिंदी में पौधा घर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी हरित गृह वाली गैसें होती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती है। तो यहाँ आपका जो चौथा विकल्प है, मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो चौथा विकल्प ही आपका सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4। एक तालाब स्वच्छ है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी? तालाब में कपड़े धोना, तालाब में जानवरों का नहाना, तालाब में मोटरों को धोना और तालाब में तैरना। तो बताइए इनमें से कौन सी गतिविधि है जो जल को सबसे कम प्रदूषित करेगी साथियों? तो प्रश्न संख्या 4 में जो सही आंसर है मित्रों वो रहेगा विकल्प नंबर 4, तालाब में तैरना। क्योंकि तैरने पर उतना ज़्यादा जल गंदा नहीं होगा। कपड़े धोगे तो कपड़ों की सारी गंदगी किस में जाएगी? तालाब में। कपड़े जिससे धोगे डिटर्जेंट वगैरह वो कहाँ जाएगा? तालाब में। और भी कई सारी चीज़ें। जानवर नहाएंगे तो जानवर गंदे होते हैं साथियों, इधर उधर से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तालाब में। मोटरों में जो भी चीज़ें लगी होती है जैसे प्रदूषण, मतलब जैसे गंदगी वगैरह, वो सब तालाब में जाएगी। इसलिए सबसे कम यहाँ पर प्रदूषित कौन सी गतिविधि करेगी? तालाब में तैरना। चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। इनमें से कौन सा सिंचाई के पारंपरिक साधनों में नहीं आता है? मोटर लिखा था, नहीं मोट ही है ये, मोट, नलकूप, रहट और चड़स। तो साथियों यहाँ पर पारंपरिक साधनों में इनमें से कौन सा नहीं आता है? प्रश्न संख्या 5 में सही विकल्प का चुनाव करो। तो देखो एक तो होते पारंपरिक साधन जो हमारे जो पूर्वज है या फिर बहुत समय पहले से ही चले आ रहे हैं, और एक होते हैं आधुनिक संसाधन जो कि वर्तमान में चले हैं। तो साथियों सिंचाई के आधुनिक में नलकूप आता है और पारंपरिक में मोट भी है, रहट भी है और चड़स भी है। इसलिए यहाँ सेकंड विकल्प सही है, क्योंकि ये पारंपरिक में नहीं
बल्कि आधुनिक में आता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार है खींचन, केवलादेव, चित्तौड़ और रणथंभौर। तो साइबेरियन सारस कहाँ पर आते हैं? सभी को पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही फेमस है ये चीज़, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और आपको याद भी होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो साथियों साइबेरियन सारस केवलादेव उद्यान में आते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। केवलादेव कहाँ पर है साथियों? केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी इसको जानते हैं, भरतपुर में। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। आपके 7वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 7 में? ऑपरेशन खेंजरा की शुरुआत कब हुई? 1991 में, 1989 में, 1993 में और 1995 में। तो देखो ऑपरेशन खेंजरा क्या था साथियों? एक खेंजरी के वृक्षों को बचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1991 में की गई थी। विकल्प नंबर आपका जो 1 है ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो चलिए 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। एनीमिया का अर्थ क्या है? शरीर में प्रोटीन की कमी का होना, शरीर में कोशिकाओं की कमी होना, शरीर में रक्त की कमी होना और शरीर में वसा की कमी होना। तो इनमें से एनीमिया का आपको अर्थ बताना है। एनीमिया का अर्थ किससे लिया जाएगा? तो मित्रों एनीमिया का मतलब होता है शरीर में रक्त की कमी होना। जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति को ही हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के 3 प्रकार होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? पीली बत्ती जलती है, इसका अर्थ है वाहन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। लाल बत्ती जलती है, इसका अर्थ है वाहन को रोक ले। हरी बत्ती जलती है, इसका अर्थ है वाहन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इनमें से सभी। तो साथियों सत्य कथन की अगर हम बात करें यातायात के संकेतों के अंतर्गत, यहाँ प्रथम कथन, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य है, इसलिए फिर आपका यहाँ कौन सा विकल्प सही है? 9वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, पोखरण जैसलमेर और आमेर जयपुर। तो इनमें से जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है गोगा जी, आपने सभी ने गोगा जी का नाम भी सुन रखा होगा। इनका साथियों जन्म स्थान है ददरेवा नामक स्थान पर, जो कि कौन से जिले में पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11, तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग में, कुचामन के किले में, नागौर दुर्ग में और फतेहपुर दुर्ग में। तो इनमें से तेलिन का प्रसिद्ध महल किस दुर्ग में स्थित है? प्रश्न संख्या 11 में सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। तो 11वें क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है आपके। तेलिन का जो प्रसिद्ध महल है यह फतेहपुर दुर्ग में स्थित है साथियों। चौथा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। सीताबाड़ी का मेला जो कि 12 में लगता है, कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, भील जनजाति और गमेती जनजाति। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 में सीताबाड़ी का मेला इनमें से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो राइट आंसर है सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। साथियों सहरिया जनजाति आदिवासी जनजाति है ये एक, और इसको जो सीताबाड़ी का मेला है इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। आपके प्रश्न संख्या 13 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और सहकारी समिति। तो इनमें से देखो जो पंचायती राज आपके टॉपिक है उसमें पंचायती राज के अंतर्गत एक समिति आप सभी ने पढ़ रखी होगी,
बलवंत राय मेहता समिति, इसने अपने प्रतिवेदन में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था बताई है वो कौन सी है? तो साथियों राइट आंसर है आपके पंचायत समिति, क्योंकि पंचायत समिति मध्यस्थ का कार्य करती है। ग्राम पंचायतें जो है और जो जिला परिषद है, इन दोनों के बीच में कौन रहती है? पंचायत समिति रहती है। जो जिला परिषद के तो साथियों जो पंचायत समिति है भाई, जिला परिषद से तो ये निम्न और ग्राम पंचायत से उच्च स्तर पर इसकी स्थापना की जाती है। कई ग्राम पंचायतें पंचायत समिति का निर्माण करती है, तो इसलिए बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायत समिति को सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसमें। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। 14वां क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, 19वीं लोकसभा और 20वीं लोकसभा। तो प्रश्न संख्या 14 में सही आंसर बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? वर्तमान की बात की जा रही है। वर्तमान में चुनाव कब हुए थे सभी को पता होना चाहिए साथियों। तो देखो इसी के आधार पर आप बता सकते हो, हालांकि ये चुनाव पहले भी बहुत से बार हो चुके हैं और वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है मतलब भाजपा की, तो साथियों ये 17वीं लोकसभा के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वें नंबर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन साथियों, 15वां क्वेश्चन स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन के गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है। केंद्रीय सहकारी बैंक निम्नलिखित में से किस स्तर पर कार्यरत है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। तो देखो मैंने पहले कहा था कि भाई गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि हम ग्राम स्तर पे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हर गांव में केंद्रीय सहकारी बैंक तो नहीं है। साथियों राइट आंसर है केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्यरत होती है। प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है। अब आप अगर केंद्र स्तर पर करते हो तो गलत है, राज्य स्तर पर करते हो तो भी गलत है। जिला स्तर इसका 100% सही आंसर है साथियों। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16 है, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? बीदड़, तुड़िया, पेशुरी और मुकेश। तो साथियों नकली जेवर जो बनाते हैं धौलपुर के अंतर्गत, तो साथियों धौलपुर जिले में उसको किस नाम से जाना जाता है? आपके जो राइट आंसर है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी कहलाता है धौलपुर। यहाँ पर जो नकली जेवर बनाते हैं इस कला को तुड़िया कला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तुड़िया कला। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर कितना शुल्क लगता है? कि भाई उपभोक्ता किसी भी चीज़ के प्रति शिकायत करता है कि यार हमें ये चीज़ गलत दे दी या फिर ठग लिया है या फिर अनुचित व्यवहार जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी शिकायत करने में 5 रुपये लगते हैं, 10 रुपये लगते हैं, 50 रुपये लगते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उपभोक्ता द्वारा जब शिकायत की जाती है तो उसका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है, इनमें से कोई नहीं प्रश्न संख्या 17 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। विधवा पुनर्विवाह कानून कब मान्य हुआ? 1856 में मान्य हुआ, 1875 में मान्य हुआ, 1896 में मान्य हुआ या 1862 में मान्य हुआ? तो साथियों प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? ये जैसे आपके सामाजिक कुरीतियां नाम से जो टॉपिक है वहां से इस प्रश्न को लिया गया है मित्रों। तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सही रहेगा प्रश्न संख्या 18 में? देख लीजिए अच्छे से। तो देखो मित्रों राइट आंसर है विधवा पुनर्विवाह जो कानून है ये 1856 से मान्य हुआ था और इसको जो लागू करवाने का कार्य है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून मान्य किया गया था साथियों। आपका यहाँ फर्स्ट विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। आपके 19वां क्वेश्चन, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? एल्कोहल, निकोटीन, कोकीन और इनमें से सभी। तो साथियों जो तंबाकू है इनमें
यहाँ पे देखो एल्कोहल तो शराब में पाया जाता है और तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। एल्कोहल तो शराब में और तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। सभी अगर आपने किया तो गलत है वो, ठीक है। तंबाकू में एल्कोहल नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? पोलेंडर ने, एडवर्ड जेनर ने, माइसर ने और हेंसन ने। तो साथियों प्रश्न संख्या 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज की बात करें तो इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी साथियों। सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना है ना, एग्जाम के लिए डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 पर आपके 21वां क्वेश्चन है, ट्यूपिक क्या है? कई बार क्वेश्चनों को मैंने रिपीट किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप जब इन प्रश्नों को एग्जाम में करोगे, ये प्रश्न जब आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे मित्रों। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको अधिकतर 2-5 टेस्टों में रिपीट कर ही देता हूं। तो देखो, टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घर ट्यूपिक कहलाते हैं। एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू ट्यूपिक कहलाते हैं। किर्गिज जाति के घासनुमा आवास ट्यूपिक कहलाते हैं। या भील जाति के बांस व खरपेल से बने आवास ट्यूपिक कहलाते हैं। तो साथियों ट्यूपिक का अर्थ होता है जो एस्किमो जनजाति है, इन एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू को ही ट्यूपिक के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताएं टुंड्रा लोगों के बर्फ से बने घरों को क्या कहा जाता है? जरूर कमेंट करके बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22 मित्रों, विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? विकल्पों को देख लीजिए। पहला विकल्प है 21 मार्च, दूसरा विकल्प है 21 फरवरी, तीसरा विकल्प है 21 जून और चौथा विकल्प है 21 मई। तो साथियों प्रश्न संख्या 22 में कौन सा रहेगा सही विकल्प? विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष को 21 मार्च को आयोजित किया जाता है साथियों, मार्च की 21 तारीख को। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वूलर झील, लोकटक झील, सुंदरबन ओडिशा और रेणुका वेटलैंड। तो देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने पहले दिया था तो वहाँ पे मैंने सुंदरवन नहीं लिखा था साथियों, और वहाँ पर शायद मैंने लिखा था चिल्का झील, ठीक है, और वहाँ उसको राइट आंसर भी बताया था। लेकिन साथियों चिल्का झील जो कि ओडिशा में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये नहीं, चिल्का झील को समाप्त करके सुंदरवन बनाया गया है। यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन ओडिशा है साथियों, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फैला हुआ है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। पहले क्या चिल्का झील को ही सबसे बड़ी रामसर साइट माना जाता था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए साथियों और सुंदरवन की स्थापना की गई, तो इसलिए आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न 23 में, मतलब सुंदरवन को रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 24, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली और बीकानेर शैली। तो मित्रों ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उस शैली को बीकानेर शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली के नाम से? बीकानेर शैली के। उसको उस्तकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उस्तकला कहा जाता है। ऊंट की जो खाल है इस पर चित्रांकन करना। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वां क्वेश्चन। आपके प्रश्न संख्या 25 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में आशु रचित उपकरणों का निर्माण कराया जाता है। इन उपकरणों का निर्माण बालक में निम्न में से किसका विकास करने के लिए किया जाता है? दैनिक समस्याओं के समाधान हेतु, सृजनात्मक शक्ति के विकास हेतु, अन्य विषयों में सह संबंध हेतु और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो आशु रचित उपकरण है सभी ने नाम सुन रखा होगा। ये जो उपकरण हैं इनका निर्माण बच्चों से इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चों में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। देखो
सृजनात्मक शक्ति कैसे विकसित होगी, क्योंकि आशु रचित का मतलब होता है जिन उपकरणों का निर्माण बालक के स्वयं के हाथों के द्वारा किया गया है, मतलब स्वयं के द्वारा उसका निर्माण करें तो उसको आशु रचित उपकरण कहेंगे। अब खुद ही अगर उपकरण बना रहे हैं तो बिल्कुल उससे सृजनात्मक शक्ति का बिल्कुल विकास होगा। इसलिए आपके 25वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प सही है साथियों। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। साथियों प्रश्न संख्या 26 है आपके, ये देखिएगा, अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली से लाभ है समय एवं परिश्रम की बचत। ये 26वां क्वेश्चन है ना। विषय को रोचक बनाना, विषय वस्तु की स्पष्टता और इनमें से सभी। तो जो अनुदेशात्मक सहायक प्रणाली है इनमें से किस किस चीज़ का लाभ होता है साथियों इस सामग्री से। तो आपके देखो जो अनुदेशनात्मक सहायक प्रणाली है इससे समय और परिश्रम की भी बचत होती है, विषय रोचक बन जाता है, विषय वस्तु आसानी से छात्र समझ लेते हैं, मतलब स्पष्ट हो जाती है। अतः उपरोक्त सभी वाला विकल्प प्रश्न संख्या 26 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 27 पर। देखो 25वां ये जो क्वेश्चन था तो यहाँ पर अगर एक विकल्प होता इनमें से सभी तो हम फिर सभी को सही करते, क्योंकि ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इन तीनों को देखें तो साथियों हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी दूसरा विकल्प, बाकी पहला और तीसरा भी यहाँ पर गलत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 26 मतलब 2 बार 25वां क्वेश्चन टाइप हो गया तो प्रश्नों की संख्या 31 होगी फिर इस टेस्ट में। पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? फिटिंग का, सीसी पार्क का, एजी टेंसले का और रोस का। तो साथियों उपरोक्त जो कथन कहा गया है प्रश्न संख्या 26 में उसमें आपके राइट आंसर है उपरोक्त कथन एजी टेंसले नहीं, सीसी पार्क नहीं, फिटिंग ने नहीं बल्कि रोस ने कहा था। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही है। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 पर। 27वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 27 में देखते हैं। आपके 27वां क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? चार्ट, रेडियो, चलचित्र और वन भ्रमण। तो देखो प्रक्षेपित इनमें से बताना है साथियों। चार्ट, रेडियो, भ्रमण ये तीनों ही प्रक्षेपित नहीं है बल्कि चलचित्र जो है ये प्रक्षेपित सामग्री में आती है। तो थर्ड विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 28 को। तो मित्रों 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिएगा, एपिडाइस्कोप का उपयोग किया जाता है आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, स्लाइड दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए और पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो बताइए इनमें से एपिडाइस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? साथियों एपिडाइस्कोप में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है, स्लाइड इससे नहीं दिखता है, फिल्म दिखाने के लिए भी नहीं, बल्कि जो पुस्तक में चित्र छपे होते हैं उनको दिखाने के लिए, उनको बड़े आकार में दिखाने के लिए एपिडाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प आपके सही है मित्रों प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन, कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है, उसकी इस समस्या का निराकरण करने के लिए उचित है प्रत्यक्षीकरण करना, उपचारात्मक शिक्षण कराना, पुनर्बलन देना और इनमें से सभी। तो देखो कोई भी छात्र है अगर वो पृथ्वी की गतियों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहा है तो हमें पता लग गया कि भाई उसके ये दिक्कत आ रही है। तो साथियों फिर हम उसके निराकरण करने के लिए उसको उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे। प्रत्यक्षीकरण ये थोड़ी है कि उसको अंतरिक्ष में ले जाके कि ये देख ले ऐसे पृथ्वी घूमती है, ऐसा तो नहीं करेंगे। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, डाउट हो तो उसके लिए भी जरूर कमेंट करें। पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन की प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालक शिक्षण अधिगम कार्य में सक्रिय रहते हुए भाग लेता है, बालकों में निरर्थक आदत डालती है, स्वाध्याय के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाता है और प्रजातंत्र के लिए नागरिकता का प्रशिक्षण देती है। तो साथियों जो प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि है जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, इस विधि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। ये एक अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें बालक से प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा है तो उसके माध्यम से बालक सक्रिय रहते हुए शिक्षण में भाग लेता है, इसलिए प्रथम विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है।